नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने एक नई टॉपिक ही है जो हम आप लोगों को एक रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण का मैंने वीडियो बनाया था जो अच्छा रैंक भी किया है और अच्छा व्यू भी मिला है। और ये टॉपिक में कुछ आपका क्लियर करना चाहता हूँ उसी का जो आपका क्वेश्चन होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन होता है, जो लैंग्वेज पे रहता है, उस क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने लाया हूँ। और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इससे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा जिससे आप उन दोनों वीडियो को देख के फिर ये वीडियो देखिएगा। अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे और आप तक ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आप बेसिक से सीख सकते हैं ये चीज़, वो मैं बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिससे आप बेसिक से सीख जाएंगे तो आप ट्रिक की जरूरत नहीं। अगर आपकी बेसिक से स्पीड अच्छी है ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन ट्रिक के पहले आप सॉल्व कर लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये आज मैं कुछ ये इस तरह का क्वेश्चन लाया हूँ जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनके लिए। और ये क्वेश्चन कितना आता है एग्जाम में ये मैं भी बता दूं इसके बारे में। ये 6 नंबर्स के आते हैं, यानी इसका मार्क्स यानी 6 नंबर या 4 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं ये एग्जाम में। क्योंकि जो आपका रैखिक समीकरण होता है उससे भी एक क्वेश्चन आता है और एक आता है द्विघात समीकरण से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और लीनियर इक्वेशन दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि दोनों को आप क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको आप केस के जरिए क्या नाम है लीनियर इक्वेशन के जरिए नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का ऐसा सिस्टम बनता है कि आप उसको लीनियर इक्वेशन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए, दोनों के जरिए। तो फिलहाल में आज आपका ये 6 से 10 नंबर तक यानी दोनों को मिला के 10 नंबर और मिनिमम 4 नंबर का गारंटी के साथ बता रहे एग्जाम में आएगा और पढ़ाए हुआ ही क्वेश्चन आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें कितनी टॉपिक है ये भी मैं बता दूं। आयु से रिलेटेड है, नंबर से है, फ्रैक्शन से भी है, स्पीड एंड टाइम से भी है और यहां पर आपका मेंसुरेशन से है। इतने टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उतने टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो को मैं पार्ट पार्ट में बना के आप तक पहुंचाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़िए, अपने टॉपिक को क्लियर कीजिए। क्योंकि मैं जो आज बताऊंगा आपको बड़ी ही बेसिक से बताऊंगा जिससे आपकी पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर रहे। तो इसमें से मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं एज रिलेटिव यानी आयु, जो हमारा आयु से संबंधित प्रश्न होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, आयु से संबंधित प्रश्न सिर्फ आपके दो तरह से बनते हैं। दो वर्ड का सबसे विशेष ध्यान देना है। पहले नंबर तो जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है उस व्यक्ति को आप पकड़िए और ये देखिए कि ये किससे रिलेशन कर रहा, मतलब कोई व्यक्ति की आयु है और वो आयु किससे दुगुना, 3 गुना या किसके योग के बराबर, ये बात आप क्लियर कीजिए। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको और क्लियर बताऊंगा। लेकिन इसका थ्योरी क्या होता है, ये 2 तरह के लैंग्वेज को लेकर आता है। ये प्रश्न जो आता है ये 2 तरह के लैंग्वेज को लेकर आता है। एक तो होता है पहले वर्ड का प्रयोग होता है, क्या होता है पहले, जिसको हम लोग पूर्व भी कहते हैं, और एक होता है बाद जिसको हम पश्चात कहते हैं। एक होता है हमारा बाद जिसको हम पश्चात कहते हैं। यानी 2 वर्डों को मिक्स करके ये प्रश्न बना रहता है। और प्लस आप ये बात तो जानते होंगे कि गुना, गुना का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि एक की आय 2 की दूसरे की 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी है। तो ऐसे प्रश्नों में भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। लेकिन सबसे अहम बात इन्हीं दोनों को ध्यान देना। जिस प्रश्न में अगर किसी की बात आ रही है पहले, पहले मतलब पूर्व, जो वर्तमान आयु आप मानेंगे, अगर उसके पहले की बात होगी तो उसमें से आप वर्तमान आयु में से जितना वर्ष पहले कहेगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? जो आप, क्योंकि प्रश्न में अक्सर वर्तमान आयु ही पूछता है। जब वर्तमान आयु पूछेगा तो वर्तमान आयु ही आप मानते हैं। आज अगर वर्तमान आयु में आप कुछ भी वर्ष के होंगे और बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद करेंगे तो 100% आपकी आयु क्या होगी, बढ़ेगी भाई। क्या होगी, आपकी आयु जो रहेगी वो बढ़ेगी। और इसमें पूर्व मतलब पहले वाले वर्ड में आपकी आयु क्या होगी, घटेगी, और इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। बात इतनी समझ में आई। मैंने आपका 2 वर्ड क्लियर कराया कि आयु से संबंधित में पहले शब्द के लिए अगर हम वर्तमान में कोई आयु मान लेते हैं, जैसे यक्ष मान लिया, तो पूर्व या पहले वर्ड कह रहा है तो उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, जितना पहले बात कह रहा है तो वर्तमान में से उतने की संख्या हम घटा देते हैं। जितने बाद की बात करता है या पश्चात की बात करता है तो उतने ही नंबर हम क्या करते हैं, अपनी जो वर्तमान आयु रहती है उस वर्तमान आयु में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा।
कि मान लेता हूं कि आज मैं आपसे कहता हूं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो कितने उम्र का है, 20 साल का है प्रेजेंट टाइम में। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, 20 वर्ष का है, यानी वर्तमान काल में वो कितने का है, वर्तमान में वो 20 वर्ष का है। तो ये 5 साल पहले, ये कह रहा 5 साल पहले, मेरे भाई 5 साल बाद ये 20 साल का हुआ है ना, 5 साल पहले की बात पूछ रहा, तो 100% 20 में से 5 घटा दिया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इतना वर्ष हो जाएगा, यानी 15 वर्ष हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी जरा सा भी नहीं आता होगा ना, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर होगा। अब मैं आपसे कहता हूं आज ये 20 साल का है, प्रेजेंट टाइम में ये 20 साल का, यानी वर्तमान आयु में ये 20 साल का है। तो कहा जाता है कि 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद, यानी बाद वर्ड आ गया या पश्चात आ गया, तो कितने बाद, यानी 5 वर्ष बाद। तो ये 20 में 20 तो आज मैं हूं ही, और मेरे बारे में बात की जा रही है, तो मैं आज 20 साल का हूं, तो 5 साल बाद में कितने का हो जाऊंगा, 5 वर्ष जोड़ दिया जाएगा और 20 5 25 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? तो ये चीज आपको बेहतरीन से देखिए, क्वेश्चन की लॉजिक को अगर आपको समझना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन अपने आप में हार्ड नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन का लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपने आप में क्वेश्चन हार्ड नहीं, बहुत ही कठिन रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे कहता हूं क्या, मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मान लेते हैं कि आपकी बात ये कहा है, मैं थ्योरी के टाइम में कर दे रहा हूं, मान लेते हैं वर्तमान में, माना आप प्रश्न जब सॉल्व करेंगे, माना वर्तमान में एक की आयु x वर्ष है, तब देखिए मैं किसी एक पर यह बात बता रहा हूं, किसी एक पर, ए के लिए मैं बता रहा हूं, बी के लिए भी, क्योंकि 2 चरों का पढ़ने का मतलब इसमें 2 लोग जरूर होंगे। कितने? 2 लोग। लेकिन मैं किसी एक का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। माना वर्तमान में एक की आयु x वर्ष है, तब स्मॉल ए वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी? तो ए की आयु, ये थ्योरी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। हमने आपसे क्या कहा, स्मॉल ए वर्ष पहले ए की आयु। अरे भाई वर्तमान में तो आप कितने हैं यक्स, मैंने आपसे यही कहा कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा था कि आप 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे। आज आप वर्तमान में 20 साल हैं, वर्तमान में इसकी आयु कितनी, यक्स वर्ष है। अगर आपसे 5 वर्ष पहले पूछा गया तो ए वर्ष पहले पूछा गया, यानी जो हमारा वर्तमान आयु था उसमें से मैं जो पहले की बात पूछा जा रहा है उसको मैंने घटा दिया, और जो आया वो उस समय का क्या हो गया, आयु हो गया या एज हो गया। बात समझ में भाई? अब इसके बाद में कह रहा हूं क्या, ये आपका पहला कंडीशन हो जाता है प्रश्न में, यानी जिसको हम प्रथम शर्त कहते हैं। फिर ऐसे में कहता हूं बी वर्ष बाद अगर मान लेते ये बात ना कह के ये कंडीशन दिया हो प्रश्न में, बी वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। अब आप ही से मैंने एग्जांपल में कहा, अगर आप वर्तमान में 20 वर्ष के हैं, 5 साल बाद की बात कर रही है, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। तो जो वर्तमान आयु था उसी में जोड़ा गया, वर्तमान आयु मेरा x है, प्लस में कर दूंगा कितने वर्ष, 20 वर्ष, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे गजब की टॉपिक है। 100% आप पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते कि मुझे समझ में आया नहीं। ये इस तरह से आपके प्रश्न होंगे। अब देखिए, अगर यही बात आपके इस ए के लिए कहा है तो ऐसे ही कंडीशन आपके बी के लिए दिएगा। ठीक है, तो अब हम आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकंड के लिए रुकिए, इसको हम मिटाते हैं तब फिर। अब ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन में लाया हूं जो आई से ही संबंधित क्वेश्चन है। 2011 के पेपर का कोड था LG। ठीक है, ये आया हुआ है। देखिए प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, एक बार आप भी देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप यहां पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है भैया, अब देखिए कैसे, देखिए इस प्रश्न को आप 2 तरीके से लगा सकते हो। पहली बात तो आप 2 चर वालों पढ़ रहे हो तो 2 चर में लगाइए, और दूसरा इसको 1 वेरिएबल में भी, यानी 1 चरों वाले रैखिक समीकरण से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए 2 चर वालों में लगाने में आपको आसानी होती है कि 1 चर वाले में मैं दोनों आपको करके दिखा दे रहा हूं। फिलहाल पहले मैं अपनी टॉपिक पे हूं, आपके लिए ये मैं लाया हूं, तो आप पहले इसको देखिए। माना कितने लोग हैं इसमें प्रश्न में, 2 लोग, पिता और पुत्र 2 लोग हैं ना। तो माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि आप वर्तमान वर्ड हमेशा रखेंगे अगर वर्तमान पूछा है तो। देखिए इतना हो गया, बोलिए कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रथम शर्त मतलब पहला कंडीशन क्या दिया प्रश्न में, कह रहा कि पिता की जो आयु है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मेरे भाई आपको यहां पर एक टॉपिक यहीं पर खत्म है, इसका एक पॉइंट यहीं पर खत्म है। देखिए इतना आप समझिए, पिता की वर्तमान आयु आप कितना माने हैं, x माने हैं, तो x बराबर पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पुत्र कितना है, y है, वर्तमान में पुत्र कितना है, y है, और 4 गुना आपने कहा तो 4 से आप गुणा कर दीजिए। अरे भाई फिर से देखिएगा, आपको समझने में अगर दिक्कत हो, हमने क्या कहा कि पिता की वर्तमान आयु यानी x बराबर है पुत्र की आयु की 4 गुनी, पुत्र की आयु y है और इसमें 4 से गुना, यानी इसको मैं अगर इधर लाऊं तो ये 4y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समझ में आया। अगली बात यहां पर कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब आप बताइए 5 वर्ष की बात हम बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष, इसे मैंने लॉजिक पहले समझाया। दूसरा शर्त यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताइए, 5 वर्ष की बात कह रहा है तो क्या सिर्फ पिता बढ़ेगा, पुत्र नहीं? यानी कि हमारे कहने का मतलब, मान लेते हैं कि अगर ये सन है और ये क्या फादर है, अगर सन यानी फादर 5 साल बाद फादर की आयु बढ़ सकती है, तो वर्तमान से 5 साल बाद पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगी? बताइए, दोनों में वृद्धि सेम होगा। बात समझ रहे हैं ना? बस यही सबसे जो आपकी गलतियां होती हैं, आप फादर में अगर वृद्धि कर देंगे तो पुत्र में नहीं, और आप किसके 2 गुना 4 गुना कर देते हैं, वर्तमान में जो आपका माना हुआ रहता है उसमें। तो आप ऐसा गलती ना करें, मैं प्रश्न को एकदम क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखना क्या, 5 वर्ष बाद, दूसरे शर्त से मैं लिख रहा हूं क्या, 5 वर्ष बाद किसकी आयु की बात कर रहा है, पिता की आयु। 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु। तो देखिए हमने ये कहा आपसे कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु। अब 5 वर्ष बाद पिता की आयु की बात कह रहा है, तो आप बताइए वर्तमान में पिता की आयु आपने कितना माना, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है भैया। अब इसके बाद 5 वर्ष बाद कितना, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु कितनी है, y, प्रेजेंट टाइम में तो इतना ही है, और 5 वर्ष की बात कर रहा है तो कुछ इतना हो जाएगा, ठीक भैया। अब ये हमारा हो जाएगा। अब प्रश्न में आगे हम पढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, यानी पिता की आयु 5 वर्ष बाद कितने हुई है, x प्लस 5। अब बराबर कह रहा क्या, पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो ये पुत्र की आयु, हाँ इतना। अब आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इधर ये दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए x प्लस 5 बराबर 3 1 जा 3y और प्लस ये 15, इसको मैं इधर लाया तो कुछ इतना हो जाएगा 15, ये इधर लाएंगे तो -5, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 10। इक्वेशन नंबर 2 हुआ। यहां पर आपका इक्वेशन नंबर 1 मिला था x माइनस 4y, और यहां पर इक्वेशन नंबर आपका मिला x माइनस 3y इक्वल 10। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में आपको साउंड इधर उधर का आ रहा हो, तो आप उसके लिए केयर मत कीजिएगा, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल सही। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, तब फिर आगे चलता हूं, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। तो अब देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 2। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो इनको हल करने का क्या तरीका होता है। इसके लिए आप वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आराम से देख लीजिएगा, फिर हमको बताइएगा कि ये देखिए उसमें मैंने आपको बताया है, फिलहाल वज्र गुणनखंड विधि ही हमने वहां पर बताया है। आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर ये चीजें आप पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपको चाहे सबसे ज्यादा अगर आपको जानना है तो आपको विलोपन विधि बिल्कुल जानना है, ठीक है। तो मैं किसी एक दिन और विलोपन विधि का एक टॉपिक लेके मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप अगर इतना पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल ये जानते होंगे। अब देखिए विलोपन विधि का मैं तरीका यहीं पर बता दे रहा हूं, किसी दूसरे दिन नहीं, यहीं पर मैं क्लियर बता रहा हूं। देखिए अगर कभी भी दोनों चरों में
क्या हो, उनके गुणांक। देखिए यहाँ गुणांक दोनों में एक है, अगर x का गुणांक इधर एक है तो इधर भी x का गुणांक एक है, इधर y का गुणांक 4 है, इधर y का गुणांक 3 है। हमें वो गुणांक, वो चर चाहिए जिनके गुणांक सेम आते हों। सेम आगे ये दोनों एक एक वाले। दूसरा बात हमें यहाँ ध्यान देना है कि अगर सेम आ जाते हैं तो हमको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं दोनों के गुणांक जो है माइनस में है। अगर दोनों सेम गुणांक और सेम चिन्ह के साथ हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, घटाने पर कहते हैं। क्या कहते हैं, घटाने पर। अगर दोनों के अपोजिट सिंबल हैं, यानी माइनस और प्लस या प्लस माइनस, तो वहां पर हम कहते हैं जोड़ने पर। ठीक है भैया, यही विलोपन विधि का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हमने यहां पर देखा कि यहां पर यक्स और यहां पर यक्स दोनों के गुणांक सेम है, दोनों के आगे क्या लगा, प्लस का चिन्ह लगा है। तो मैं कहता क्या हूं कि मैं कहता हूं कि समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक क्या है, x माइनस 4y इक्वल 0, x माइनस 3y इक्वल 10। आप घटाने के लिए कहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह जो है घटाने का जो प्रोसेस करते हैं वो नीचे वाले जो हमारे नीचे वाला जो हमारा इक्वेशन हैगा वहीं पर उसके प्रत्येक पद के इक्वेशन के यानी जो टर्म रहते हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हुआ, 4 में से 3 गया तो माइनस y, और यहाँ पर कितना हुआ -10, ये इससे कैंसिल हो गया, y का मान आ गया 10। कितना आया, 10। अब आप क्या कीजिएगा, y का मान समीकरण जिसमें आपको अच्छा लगे, समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में रख रहा हूं, आप भी रख सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 का नाम क्या था, x माइनस 4y इक्वल 0। तो इस चीज को मैं अगर इधर उठा के लाता तो x बराबर 4y नहीं हो जाता, तो x बराबर 4 इंटू वाई। वाई की बात अगर हम करें तो कितना भैया, 10 है, तो 10 चौक 40। x का मान और y का मान ही उनके वर्तमान आयु थे, यही तो माना गया था। ये पिता की वर्तमान आयु, लास्ट में आप लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x वर्ष मतलब 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, यानी y माना था आपने तो ये हो गया 10 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको समझना था। ये से क्वेश्चन आपके 4 से 6 नंबर में आते हैं। 4 नंबर का भी मतलब होता है इसका, और 6 नंबर में भी होता है। दोनों में से किस नंबर पे रख के पूछ सकता है, तो कम से कम आप 4 तो पाएंगे और ज्यादा ज्यादा 10 नंबर पा सकते हैं। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप उसको जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की बात जो हमने आपसे कहा, क्वेश्चन ना करा के हम इस पे संख्या पे चलेंगे। जैसे 2-1 टॉपिक में करा दूंगा तो आप क्वेश्चन अपनी किताब से लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की बात है तो आप देखिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं क्वेश्चन को भेज दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है क्वेश्चन की जरूरत है तो मैं वहां पर कर दूंगा। और दूसरी बात, जो भी टॉपिक आपको समझ में आ रही तो कमेंट में जरूर कर दिया करो कि हाँ हमको समझ में आया जरूर। अब संख्या का मतलब देखिए, ये बहुत लंबा टॉपिक होता है। जो संख्या की बात मैं बता रहा हूं ना, संख्या ही जो हमारा भिन्न है वो भी संख्या के अंतर्गत आएगा, लेकिन संख्या से संबंधित क्वेश्चन कई तरह के होते हैं। देखिए, मैं पहले कह रहा हूं कि एक नॉर्मल संख्या की बात मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं मेरी कोई संख्या क्या हो, संख्या कोई भी x मान सकते हैं। माना कोई संख्या हमारी क्या हो, माना कोई संख्या x है भैया। ठीक है, माना कोई संख्या x है, तो इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। पहला पॉइंट इसके मिलते हैं कर्मागत। अब यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कर्मागत धन पूर्णांक, कर्मागत धन पूर्णांक या कर्मागत प्राकृतिक धन पूर्णांक, ये भी पूछ सकता है। कर्मागत प्राकृतिक संख्याएं या कर्मागत धन पूर्णांक। तो ये देखिएगा, मैं कर्मागत की बात करता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं ये 5 है, क्या है, 5 है, तो कर्मागत का मतलब जस्ट तुरंत इसके बाद आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, जस्ट तुरंत इसके बाद आने वाली संख्या, अर्थात तुरंत लाने वाली संख्या 5 में 1 जोड़ दिया जाए तो जो आएगा 6 आएगा, उसकी कर्मागत 6 में 1 जोड़ा जाएगा, 7 आएगा, उसकी कर्मागत 7 में 1 जोड़ेंगे। तो इस तरह से, तो कर्मागत का मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या हमें मिलता है उस संख्या के तुरंत बाद वाली संख्या, तुरंत बाद वाली संख्या, तुरंत बाद वाली संख्या। तो किसी भी संख्या की तुरंत बाद वाली संख्या जो होती है वो 1 जोड़ के ही प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर अगर कभी भी आपको कर्मागत संख्याएं माननी हो तो आपने पहले कहा कि माना कोई संख्या x है तो उसका कर्मागत संख्या यानी पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2 और चौथी संख्या x + 4, और ऐसे डॉट डॉट आप कितनी भी संख्याएं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
फिलहाल आपके प्रश्न में ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मांगेगा, बस इतने ही मांगेगा। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपका आएगा वो वन वेरिएबल का ही आएगा, यानी एक चरों पर आधारित प्रश्न आएगा, ये नहीं कि दो चरों पर। यही क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण के माध्यम से भी बनेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात यहां पर क्या होता है, दूसरा टॉपिक इसका क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन यानी संख्या से आधारित क्या बनता है कि अगर कोई संख्या x है तो उसका आधा क्या होगा, क्या होगा भैया, आधे की बात पूछ रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या हमने क्या कहा कि उसका आधा, आधा का मतलब हाफ, हाफ कितना x/2। अरे भाई मेरे कहने का मतलब आपके पास 10 रुपये, उसका आधा कितना होगा, 10/2 होगा, क्योंकि आप 2 से भाग देते हो। अगर तिहाई की बात होता है यानी उसका आधा आया x/2, उसका आधा आया x/2, अगर तिहाई की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा मेरे भैया, x/3 हो जाएगा। अगर 2/3 की बात कर रहा है, कितना, 2/3 की बात कर रहा है तो 2/3 का मतलब पहले संख्या x थी, 2 का मतलब 2 होगा और तिहाई का मतलब 3 से बटा, यानी 2/3 यानी कि 2/3 x से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 2/3 या चौथाई कह रहा है तो चौथाई का मतलब भी क्या हो जाएगा भैया, चौथाई का मतलब x/4 हो जाएगा। ये इतनी संख्या के क्वेश्चन, क्योंकि चौथाई पे क्वेश्चन है, यह आपको द्विघात समीकरण वाले टॉपिक पे मिलेगा। वो वाला जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, क्या जो वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण का, वहां पर आपको यह चीज मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, ये इस तरह का भी बात हो गया कि आधा यानी कि आधा हो जाए या तिहाई हो जाए या चौथाई हो जाए, ये बात तो समझ में आएगा। यानी 3 पॉइंट तक मैंने क्लियर किया, 3 तक हो गया कि 2, चलो 2 भी होगा या 3, हाँ 2 रहा होगा। तीसरी पॉइंट की बात मैं करता हूं, तीसरे में क्या पूछ सकता है कि अगर कोई संख्या हमारी x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा मेरे भैया, व्युत्क्रम जरूर पूछता है। क्या पूछता है, व्युत्क्रम। अगर हमारी कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x होगा। क्या होगा, 1/x होगा। कोई भी संख्या हो उसका, जैसे मैं कहता हूं 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का मतलब वो 5/1 लिखी हुई है, इसका मतलब 1/5 हो गया, ठीक है। या मैं ऐसे कह दूं 3/2, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट कर दीजिए तो 2/3 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई। तो इतना भी ये चीजें भी पूछ सकता है एग्जाम में कि मतलब व्युत्क्रम होगा तब हम क्या चीज लगाएंगे, कोई संख्या x है उसका व्युत्क्रम 1/x होगा, दोनों को जोड़ने पर 17/4 के केस से शायद आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इतना। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे में क्या कह रहा कि सबसे अहम चीज आपका हो जाएगा सम संख्याएं, कर्मागत सम संख्याएं अगर हमको माननी हो। क्या चीज, कर्मागत सम संख्याएं अगर हमको माननी हो तो वो संख्याएं माननी हो तो क्या मानेंगे, तो मेरे भैया मैं आपसे कहता हूं कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 के गुणा के फॉर्म में हो। क्या हो, 2 के गुणा के रूप में है, यानी 2 के गुणनखंड में हो। तो हमने कहा अगर हमारी संख्या x है तो इसको सम बनाने के लिए हम 2x का जरूर मल्टीपल करेंगे। तो पहली संख्या हमारी 2x हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 2x प्लस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस पर x की जगह पर कोई भी नंबर रखिए और नंबर रखने के बाद जो भी आपका मान आएगा वो एक्चुअल में आपका क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ये 2x प्लस 4 हो सकता है, 2x प्लस 6 हो सकता है। अब अगर आपको जितना मानना होगा तो कर्मागत, यानी जो संख्या आप ये x प्लस 1 x प्लस 2 भी मान सकते हो, लेकिन जब यहां पर आप कोई संख्या इसका मान रखोगे x का मान ना, तो वो सम संख्या आएगा ही नहीं। यानी कि जब तक आप पूरी तरह से प्रश्न को सॉल्व करने के बाद नहीं मानोगे, रखोगे मान, तब तक नहीं आएगा। तो मेरे भैया मैं जो बता रहा हूं आपको वो ये है, और इसके अकॉर्डिंग आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। अब इसी में आता है कर्मागत विषम संख्याएं। अगर विषम संख्याओं की बात होती है तो मैं आपको कहता हूं कि जो सम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याओं की बात होती है, जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 का गुणा होता है, और विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या में एक जोड़ के विषम संख्या प्राप्त की जाती है या सम संख्या में से एक घटा के विषम संख्या। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 4 है, 4 को अगर विषम संख्या यानी 4 की विषम संख्या, 4 के पहले या बाद की विषम संख्या क्या होगी, 4 प्लस 1 यानी 5, यानी मैं आपसे कह दूं 5 या आप तो कहेंगे 3, तो ये 5 हमारा कैसे मिला, 4 प्लस 1 करके। ये 3 हमारा कैसे मिला, 4 माइनस 1 करके। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया। तो ये चीज मैंने आपसे कहा कि जब आपको सम मानना हो या विषम मानना हो तो आप यहां पर देखेंगे, इसका मतलब एक बार में संख्या में से एक घटा सकता हूं, एक बार में संख्या में एक जोड़ सकता हूं, अगली विषम संख्या के लिए हम 3 जोड़ेंगे, अगली विषम संख्या के लिए हम 5 जोड़ेंगे, जितनी भी विषम संख्याएं को माननी हो इस क्रम में हम मान सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है उस पर अब हम चलेंगे। जो भी था हमने आपको 4 से 5 टाइप का जो था इसका कॉन्सेप्ट बनता है वो 4 से 5 कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो आपका दो चरों वालों से और एक चर वाले से, दोनों से। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो आपसे मैंने क्या कहा कि अगर दो संख्याओं का योगफल की बात कर रहा है, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने माना कि पहली संख्या हमारी x है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 85 माइनस एक्स। कैसे का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमने 50 रुपया लिया था, या हम दो भाई हैं, ए और बी दो भाई हैं, कोई ए और बी दो भाई हैं और ए दोनों लोग मार्केट में लेकर जा रहे हैं 50 रुपया। अगर ए ने 10 रुपये लेकर गया होगा तो बी ने कितना रुपया लिया होगा, तो 50 माइनस 10 मतलब 40 रुपया, यानी 50 माइनस 10 ही तो लेगा। तो ऐसे अगर हमने आपसे क्या कहा कि इसमें से एक का हिस्सा है, यानी बड़ी संख्या की बात कर रहा, तो यदि मैंने माना बड़ी संख्या हमारी x है, माना बड़ी संख्या x है। यार ब्लू वाले से सही दिख रहा है ना, माना बड़ी संख्या हमारी क्या है, x है, क्या है, x है। तो छोटी संख्या नहीं, एक सेकंड, बड़ी संख्या नहीं, माना एक संख्या या छोटी ही संख्या मान लीजिए, छोटी ही माने, छोटी संख्या माना छोटी संख्या x है, तब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 85 माइनस एक्स, यही तो होगा। अरे अपने बताइए, अभी हमने कहा 50 रुपये दोनों लोग मिलके लेकर गए हैं, ए और बी दोनों लोग मिलकर लेकर गए हैं, तो यहां पर आप अगर 10 ले जा रहे हो तो ये छोटा ही, और ये कितना हुआ 40, तो ये छोटा ही तो हुआ। तो यानी जो आपने माना छोटी संख्या x है, तब बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 85 माइनस एक्स हो जाएगी। बात इतनी समझ में आई। अब देखो प्रश्नानुसार कह रहा क्या कि दोनों का योगफल, ये तो क्लियर हो गया, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, यदि बड़ी संख्या मतलब 85 माइनस एक्स, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। अरे भाई 4 गुने की बात, कितने बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी जो है वो छोटी संख्या की 4 गुने से 5 अधिक है, तो 5 हमने ऐड किया तभी तो बराबर होगा। भैया मैंने कहा हमारी जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या माने x के 4 गुने से 5 अधिक है, यानी 5 अगर इसको दे दे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बात इतनी समझ में आई। अब इसको इधर लेकर आओगे 85, अगर मैं इसको इधर लेता हूं तो -5 हो जाएगा, और ये 4x है, इस x को इधर लेकर आएंगे तो +x हो जाएगा, तो ये 80 और ये कितना हो जाएगा 5x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/5। ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 हो जाएगा एक संख्या, और दूसरी संख्या 85 माइनस 16, यानी 15 में से 6 गया 9, और ये कितना बचा 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, इतना हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब यहां पर मैं दूसरा मेथड इसका बता रहा हूं, ध्यान से आप देखते रहिएगा। दो चरों वाले से, एक चर का मैंने तरीका बता दिया, दूसरे चर की बात अगर हम आपसे कहते हैं तो माना कितना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y है। बस सिंपल सी बात है। प्रथम शर्त क्या कह रहा, प्रथम शर्त से पहला कंडीशन क्या कह रहे हैं मेरे भैया, पहला कंडीशन कह रहा है कि दोनों का योगफल 85 है। अरे भाई तो x प्लस वाई बराबर कितना 85, समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्त से उसने दूसरा शर्त क्या कहा कि जो बड़ी संख्या है वो बराबर है छोटी संख्या के 4 गुने से 5, तो यानी x माइनस 4y बराबर 5। भैया समझ में आया आपको? हाँ, फिर आप तो अभी पढ़े हो ना इस तरह का, जो हमने दो चरों वाले में बताया कि यहाँ पर x और x के दोनों के साइन बराबर हैं, दोनों के कोएफिशिएंट हैं बराबर, फिर तो आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर 85 था और x माइनस 4y बराबर 5 था। आपने घटाया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 5y, ये कितना बचेगा 80, ये 16 पंचे 80, y बराबर 16, फिर y का मान इसमें रख दीजिए, जो आएगा x का मान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये यानी ये क्वेश्चन कराया, इस तरह से आप दो तरीके से एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखो एक संख्या की बात अगर हम करें तो संख्या पर एक क्वेश्चन और बनता है
जो इकाई अंक और दहाई अंक पे है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे एग्जाम में अगर आप हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हो ना तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले ये समझ लो कि इकाई और दहाई का मैटर क्या होता है। देखिए, अगर मैं कह देता हूं कि यहां पर 15 मैंने लिख दिया, तो इसमें इकाई के अंक आपसे पूछे, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो आप जरूर कहोगे ये इकाई अंक है, और आपसे मैं कहता हूं तो ये आप कहते हो दहाई अंक है। लेकिन अगर मैं कह दूं इसको एक दूसरे फॉर्म में, यानी इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि इसको लिखने का तरीका 5 गुणे 1 और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1। बोलो 10 गुणे 1 नहीं, 1 गुणे 10, 1 गुणे 10। तो यानी ये कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी जो संख्या थी उसमें इकाई, जो इकाई की जगह पर था, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 गुणे यानी 5 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 1। ये इकाई का, इकाई के स्थान पे जो संख्या रहती है उसमें 1 से गुणा, और जो दहाई के स्थान पे होती है उसमें 10 से गुणा। तो 10 करने 10 हो जाएगा और 5 करने 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। अरे मेरे भाई, ये आप मत समझिएगा कि एक मतलब इकाई यहां पर हमने लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ये देखिएगा, मैंने आपसे जो कहा कि ये 15, तो ये 15 ही हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी, जैसे हमने कहा आपसे, ऐसे मैं लेता हूं क्या, 26 ले लूं, 26 की बात मैं कहता हूं, तो ये 6 गुणे 1 और प्लस ये आपका 2 गुणे 10 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये 10 दूना 20 और प्लस 6, तभी तो आपका 26 हुआ। तो ये कहने का मेरा साफ साफ मतलब है कि जो हमारी इकाई की अंक होती है उसमें 1 से गुणा, और जो दहाई के स्थान पे होती है वो 10 से गुणा, अर्थात ये 26 है। यानी इस 26 को, इस 26 वाली जो संख्या है इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, 2 गुणे 10 प्लस 6 इंटू 1, ये मैं लिख सकता हूं इस रूप में। यानी ये भी वही संख्या और ये भी वही है, सिर्फ इसका क्या कर दिया गया, एक्सप्रेशन यानी विस्तार कर दिया गया, ठीक है। इसको हम इकाई दहाई के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि मान लेते हैं कि माना कोई संख्या, माना किसी संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है, तब संख्या क्या हो जाएगी भैया, तब संख्या की बात अगर हम आपसे कहें तो आपसे हमने यही कहा, जो संख्या इकाई होती है उसमें 1 से गुणा और प्लस जो संख्या दहाई पर होती है उसमें 10 से गुणा, अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। तब वो हमारी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 10y प्लस x होगी। बात इतनी समझ में आई। अगर मैं कहता हूं ये अंकों का स्थान उलटने पर बनी संख्या, तो यहां देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल समझ लिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम गंदा हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 26 था, अंकों का स्थान उलट दिया आपने, तो 6 कम यानी 6 2 हो जाएगा, यानी 62 हो जाएगा कि नहीं। तो सेम यही चीज मैंने आपसे यहां पर कहा कि यदि अंकों का स्थान उलट जाए, अंकों का स्थान उलटने पर बनी नई संख्या क्या हो जाएगा, अंक मतलब ये आपका x था, यहां पर आपका y था, अब ये संख्या हो जाएगी क्या, 10x प्लस y हो जाएगा। बात समझ में आए। तो इस पे कुछ शर्त होते हैं कि अगर कोई संख्या यानी 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके इकाई अंक या दहाई अंक का कुछ वैल्यू देगा या नहीं देगा, वो नहीं देगा, तो आप इकाई और दहाई अंक मानोगे तो वो कुछ शर्त ऐसे देगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का 3 गुना है और अंकों का योग 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं, यहां पर ये 10 हमारा जो है, ये हमारा 1 जो है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब ये हमारा क्या है कि ये इकाई अंक को दर्शाते हैं, ये दहाई को दर्शाते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि अंकों का योगफल, तो भैया अंकों का योगफल की बात हम आपसे कहें तो इस 26 में अंक 2 और 6 हैं, तो इनका योगफल 2 प्लस 6 यानी 8 करते हैं ना, बिल्कुल। आप बताइए। तो सेम वही चीज यहां पर आप करेंगे, अंकों की जगह पर यानी x यानी y प्लस x या x प्लस y, आप इसी चीज को लिख सकते हो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया। इस पे जो क्वेश्चन आपको लिखना है या जानना है वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा
कि यदि हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं इस तरह का दूं वो आप तक पहुंच जाए और आप अच्छे से उसको देखो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप जो भी आपके पास अनसॉल्व पेपर हो उसको उलट उलट के देख लीजिए। 6 से 6 नंबर, मिनिमम 4 नंबर, और दोनों को मिलाकर अगर हम बताएं तो 10 नंबर आपके रखे हुए हैं। दोनों क्वेश्चन के, क्वाड्रेटिक का यानी द्विघात समीकरण का और लीनियर इक्वेशन, दोनों को मिला के तो 10 नंबर लेना बहुत ही आसान है दोस्त। तो मैं ये कहता हूं कि वीडियो को अच्छे से लाइक करके लोगों में शेयर करो और बेहतरीन से कमेंट करके ये बताओ कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।